हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं लेकर आ गया हूँ सपने वर्सेस एवरीवन का एनालिसिस लेके। इसके मैंने 7-8 पॉइंट निकाल रखे हैं। इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि मैं सोच-सोच के मतलब सोच रहा था कि कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 7-8 पॉइंट तो मैंने निकाल लिए थे। तो फिर मैं टाइम वेट कर रहा था कि कहीं और को कुछ याद आ जाए तो वो ऐड कर दूँ। तो अभी तक तो ये सीरीज़ सब लोग ने देख ली होगी, मेजॉरिटी लोगों ने देख ली होगी। तो मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो भी आएँगे वो देख के ही आएँगे वो सीरीज़ को, क्योंकि मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ। स्पॉइलर थोड़े बहुत होंगे इसमें, कहीं न कहीं मेजर स्पॉइलर निकल आए तो इसलिए मैं पहले से वार्न वार्न कर दे रहा हूँ कि पहले जाके देख के आओ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब कितनी वीडियो बन चुकी हैं इस पे, कितने लोग बोल चुके हैं और मैं भी बोल चुका हूँ। लेकिन इस सीरीज़ ने भी इस पे एक छोटा-सा काउंटर किया है। प्रशांत जब छोटा होता है, तो उसके स्कूल में एक टीचर आते हैं, म्यूज़िक टीचर। वो उसको और उसके सारे जितने भी को क्लासमेट्स हैं, सबको सपने देखना सिखाते हैं, सपनों के लिए लड़ना सिखाते हैं। और उनकी टीचिंग का स्टाइल बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक था। मतलब कैसे बताऊँ, वो जैसे बोलते थे कि हर बार खुद को रिमाइंड करो कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके, ताकि बड़े होके भूल ना जाओ। और वही अतरंगी स्टाइल से मतलब, लेकिन इनके जो प्रिंसिपल होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती इनकी अतरंगी स्टाइल पढ़ाने की। तो वो अपने स्टाफ रूम में बुलाते हैं इनको और बोलती हैं कि ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है, हम ऐसा नहीं हो पाएगा, बच्चे ऐसे में क्या सीखेंगे, आपको तो आते ही सारी म्यूज़िक सिखाना चाहिए। जो ट्रेडिशनल वे है इनका रटवाने का, वो करना चाहिए। आप तो कुछ और ही सिखा रहे हो इनको। तो ऐसे करके जब एक दिन ऐसा आता है कि कोई इनकी वीडियो अलग एंगल से बना लेता है और बदनाम टाइप का कर देता है उनको और निकाल देते हैं वो। ऐसे टीचर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते स्कूल वाले, जो बिल्कुल अलग सोचता हो, बिल्कुल अलग स्टूडेंट को सिखाता हो। दूसरी दूसरा पॉइंट जो है, सोसाइटी एज अ जंगल। जिमी के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक ऐसा जंगल है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। हर कोई जो है अपना ही सोच रहा है। हर कोई, यहाँ पे एक ही रूल है, या तो खाओ या तो खाए जाओ, कोई तीसरा रूल नहीं है। प्रशांत जो है उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसका मानना है कि कोई रीज़न है जो हम जंगल से बाहर निकल के शहरों में आए हैं। यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे कोर्ट कचहरी है, अदालत है, पुलिस है। ये सब उसके हिसाब से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वही जो जंगल में होता है। सोसाइटी हेट ड्रीमर्स, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट। उसका उसमें एक बार दिखाया होगा कि प्रशांत जो है होता है ऑलमोस्ट हीरो बनने वाला होता है। उसको मेजर ब्रेक थ्रू मिल चुका होता है, लेकिन उसको उसके पापा का फ़ोन आता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, जो इंश्योरेंस मिला था वो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल रहा है और तेरे को यहीं आना पड़ेगा वापस, यहीं पे आके नौकरी करनी पड़ेगी। माँ का सोच, तेरे को हीरो बनने की पड़ी है। ऐसा वैसा इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको वापस बुला लेते हैं और बेचारा वो अपने सपनों के बीच में और अपनी नौकरी के बीच में फंस के रह जाता है। एक तरफ वो 9 to 5 वाली जॉब में फंसा हुआ रहता है और दूसरी तरफ उसका थिएटर परफॉर्मेंस। वो सोच रहा होता है कि कहीं से मैं मतलब थिएटर से ही निकल के फिर से वापस मुंबई जाने का चांस बना लूँ, उसका ये रहता है। लेकिन किस्मत तो उसकी उसे डबल खेलती है। और दूसरी तरफ उसका बॉस, टॉक्सिक बॉस, टिपिकल टाइप का, वो
हमेशा उसकी मारने में लगा रहता है, हमेशा उसको दबाने में लगा रहता है, कैसे भी करके उसको मतलब अपने अंटे में ले लूँ, ये सोचता रहता है हमेशा। क्योंकि जो प्रशांत होता है, वो कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक होता है। वो चाहता है कि किसी को भी मैं धोखे से कोई भी प्रॉपर्टी ना बेच दूँ, और जबकि ऐसा होता ही नहीं है। कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो होता ही है, रियल एस्टेट में ना थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से ऊपर-नीचे हो जाता है। लोग थोड़ा बहुत स्कैम कर ही देते हैं। ऐसा ही एक और एग्ज़ाम्पल देखना उसमें, जब जिमी हाँ, जिमी को सबसे पहले दिखाया जाता है, प्रॉपर्टी बेचनी होती है, तो किस तरह से वो टोपी पहना के प्रॉपर्टी बेचते हैं। कोई भी ऐसा उठा उठा के ले आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है, अब आपको छोड़ने के लिए और पैसे देने पड़ेंगे, ताकि वो प्रॉपर्टी छोड़ सके और आपको मिल सके। तो ऐसे करके खूब धांधलेबाज़ी होती है। ये सब देखना मज़ा आएगा देखने में। और दूसरी तरफ प्रशांत को देखो, वो बेचारा एक जगह प्रॉपर्टी दिखाने ले जाता है, एक कपल को दिखाने ले जाता है, और वो कपल क्या करते हैं, सिर्फ़ अपने मज़े के लिए, सिर्फ़ अपने मज़े के लिए, उनको बंद कमरा चाहिए रहता है, समझ लो किस लिए चाहिए। तो वो उसको वाइफ़ जो है उसकी नौटंकी कर रही होती है, जो कस्टमर देखने आया होता है, और बोलती है कि बीपी लो हो गया है, ये बीमार हो गई, ऐसा-वैसा, बेहोश हो गई, तो उसके लिए दवाई लाने भेज देते हैं उसको, और वो फ्लैट खाली खुला छोड़ के दवाई लेने चला जाता है। और बाकी ये दोनों जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उतने में उनका पड़ोसी देख लेता है, देख क्या लेता है, सुन लेता है उनको ये सब करते हुए, और पूरे सोसाइटी में हंगामा मचा देता है। और हंगामा मचा देता है कि ये जो प्रशांत है, वो ऐसे ही लेके आ जाता है, दलाली टाइप का करता है, ये सब स्कैम चला रहा है, ऐसे वैसे स्कैंडल चल रहा है ये सब का। तो पुलिस वुलिस आ जाती है, खूब हंगामा मचता है, मतलब बेचारे को लपाड़े भी पड़ते हैं फालतू के। तो इससे ये सीखने मिलता है कि अगर तुम इस दुनिया में जीना चाहते हो, तो तुमको जिमी जैसा टेढ़ा बन के जीना पड़ेगा, नहीं तो खा जाएंगे लोग तुमको। कुछ ज़्यादा ही आदर्शवादी बन रहा था वो प्रशांत। बिल्कुल अपोजिट है दोनों लड़के। एक है तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और दूसरा है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीधा है, और दब के रहता है लोगों से। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं किसी के साथ गलत ना कर दूँ, किसी के साथ गलत ना कर दूँ। इस चक्कर में हमेशा लुटिया डूबी रहती है उसकी। तो यही सीखने मिलता है कि कुछ ज़्यादा ही वो महात्मा मत बनो तुम। यही एक मेन जो था अपना, सोसाइटी हेट ड्रीमर्स, ये तीसरा पॉइंट था अपना। हाँ, चौथा, हर जगह सीसी जैसे लोग मिलेंगे। हर जगह, चाहे तुम्हारा बॉस हो, चाहे तुम्हारा सुपीरियर हो, चाहे तुम्हारा मैनेजर हो, चाहे एचआर हो, जो भी हो, इस टाइप के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे तुम्हारे आसपास। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, तो इस टाइप के लोग मिलेंगे, उसके लिए तैयार भी रहना फिर। यही शिशिर जो फर्स्ट सीज़न में दिखाया जाता है, फिर उसको सेकंड सीज़न में भी वो दिखाते हैं, जब अपना प्रशांत जो है, उसको लीड रोल ऑलमोस्ट मिल चुका होता है, प्रोड्यूसर से मिलने जाता है, और उतने में एक डायरेक्टर आ जाता है, और डायरेक्टर तो कोई और रहता है, लेकिन प्रशांत को वो शिशिर दिख रहा होता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो भी उसका पुराना कच्चा चिट्ठा खोल देता है प्रशांत का। बता देता है कि ये पहले हीरो बनने आया था, फिर इसके दारू पीने के चक्कर में इसको भी निकाल दिया गया, भगा दिया गया। ये गया नहीं था, ये इसको भगा दिया गया था, ऐसे करके बता देता है। तो फिर पता चलता है कि वही वाला सीन बताते हैं, जब प्रशांत हीरो बनने वाला होता है, और उसको अपनी मम्मी की खबर आ चुकी होती है कि कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, और इतने इतने पैसे लगेंगे और वापस आना पड़ेगा, ऐसा वैसा, मतलब बहुत बुरा लगता है यार लेकिन उसके लिए। और शिशिर जैसे लोग मिलते हैं उसको फिर।
जो हर टाइम हर वक्त उसको दबाने में लगे रहते हैं। ऐसा देखा है यार मैंने भी, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, होता है। क्या बताऊँ अब, एक जो क्लाइंट होते हैं ना, हमारे यहाँ पे क्या है सिस्टम, जैसे मैं राइटर हूँ, ठीक है। अब कुछ क्लाइंट ऐसे भी मिल जाते हैं जो गन्ना बना देते तुमको। गन्ना, और गन्ने को ऐसे नहीं, गन्ने की मशीन में डालते हैं, फिर थोड़ा सा पतला होके आता है, फिर मोड़ते हैं, फिर डालते हैं, फिर मोड़ते हैं, फिर डालते हैं, फिर नींबू डालते हैं, फिर हाँ, जब तक पूरा का पूरा सूख नहीं जाता तब तक ऐसे ही निचोड़ते रहते हैं गन्ने को, वो बना देते हैं। ये जो सिस्टम है ना अपना, हायरार्की, ये गन्ने की जूस की मशीन है और अपन सब गन्ने हैं, जिसको हर कोई चूसना चाहता है, चूस के फेंक देना चाहता है। इसके बारे में बात करूँगा और डिटेल में बात करूँगा कि कैसे हम सबको गन्ना बनाया गया है इस सिस्टम ने, इस कॉरपोरेट वर्ल्ड ने। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बात करूँगा मैं। मोरालिटी, पांचवा पॉइंट अपना, सबसे अच्छा बन के रहना। ये आजकल रिलेवेंट है ही नहीं, सबसे अच्छे बन के रहना, सबका आदर करना, यस सर यस सर, और बार बार हर बात पे सॉरी बोलना, हर बात पे हर बार अपनी गलती मान लेना। एक तो साला, अगर तुम सॉरी बोलते हो ना बहुत ज़्यादा, तो ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आज के टाइम पे। और इंडिया में रह के अगर तुम सॉरी बोल रहे हो किसी को तो बहुत बड़ी गलती है ये तो। जैसे कि किसी क्लाइंट ने तुमको काम दिया, तुमने बिल्कुल उसके हिसाब से किया, फिर उस क्लाइंट ने तुम्हारी दो चार गलतियां निकाल दी और तुमको बोल दिया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमको पहली बार बताया है, पहले भी बताया है, कितनी बार बताया है। ऐसे करके तुमको हर हर बार गिल्ट में डालने की कोशिश करेगा सामने वाला, और तुमको लगने लगेगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, मेरे को तो बताया था पिछली बार, फिर मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया। ऐसे करके तुमको ही गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे ये लोग। ये चीज़ मैंने देखी है। और जितना उनको सॉरी बोलोगे ना तो सामने वाला और तुम पे चढ़ेगा, वो सोचेगा कि यार ये तो सॉरी बोल रहा है, मतलब यही एक कल्प्रिट है, इसी को दबोचो। ऐसा सोचेगा नहीं, मतलब सबकॉन्शियसली होता है ये। अगर जैसे किसी को सॉरी बोलते रहो, मतलब अपनी ही गलती मानते रहो हर बार, तो सामने वाला सोचता है कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, यही गलत है। और ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, हमेशा ना क्लाइंट मेरे को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं, मतलब कोई प्रोजेक्ट आया मेरे पास, तो वो प्रोजेक्ट मैंने किया, फिर उसके बाद 2-3 रिवीजन किए उसके, फिर चौथे पाँचवें रिवीजन के बाद वो भाई साहब ऐसा चढ़ने लग जाते हैं ना, फिर इतने बड़े ज्ञानी हो जाते हैं कि मेरे को ऐसा फील होने लगता है कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरे को खुद फील होने लग जाता है कि कहीं मैं फ्रेशर तो नहीं हूँ। ऐसा फील होने लग जाता है। इस तरह से ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहो तो ये सब के लिए तैयार रहना, मोरालिटी तो भूल जाना भाई। मैं भी अब यही करने वाला हूँ, धीरे धीरे करके सॉरी बोलना बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बहुत कम बोलना पड़ेगा। जितना तुम दबोगे सामने वाले से उतना ही साला सामने वाला दबाता है। पैशन और करियर के बीच में फंस के रह जाना, वही पहले भी ये वाला पॉइंट कवर किया, जैसे सोसाइटी हेट ड्रीमर्स वाला। तो इसमें भी वही है कि प्रशांत का पैशन रहता है थिएटर, और करियर रहता है उसका वही एजेंट वाला काम, घर दिखाना, प्रॉपर्टी बेचना और उसमें से कमीशन मिलना। इसमें वो एक, हाँ एक और चीज़ याद आई। वो शिशिर के पास जाता है प्रशांत, बोलता है कि मुझे 7 बजे वहाँ पे जाना रहता है थिएटर में, इसलिए मेरे को 6:30 बजे निकलने दे दियो। लेकिन वो मानता नहीं है प्रशांत, वो शिशिर बोलता है कि एक काम कर, तू
7 बजे आ जा। डायरेक्टली बोलता है एक काम कर 7 बजे आ जा तू, और 7 बजे मीटिंग रखते हैं, फिर तू जाना। और एक चीज़ और बोलता है कि ये जो तेरा ये जॉब है, वो तेरी बीवी है, और ये थिएटर है, वो तेरी माशूका है। तो बीवी और माशूका में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा तेरे को, दोनों एक साथ नहीं। तो एक तरह से ये अपने ऊपर सटायर टाइप का है, अपने ऊपर तंज कर कस के मारता है ये हमारे साथ भी ऐसा ही है, दो नाव पे सवार होने लग जाते हैं ना अपन। जैसे कि अपना जॉब भी चल रहा है, और जैसे मैं ये जॉब भी कर रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में मेरे को चुनना पड़ता है बार बार। अब वीडियो बनाने का मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। तो भी मेरे को ये वाला अपना राइटिंग वाला काम करना पड़ रहा है। और राइटिंग वाले काम में ऐसा है कि बोर हो जाते हैं यार, बहुत बोर हो जाते हैं। मतलब एक ही टॉपिक पे तुमको कितने सारे आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, तुम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और एक ही काम को ये लोग 10 बार 15 बार रिपीट करवाते हैं। अभी क्या होता है, इनका सबमिशन होता है, सबमिशन में इनका जो ऊपर वाला होता है सुपरवाइज़र, वो इनकी मारता है, फिर वो हमारी मारते हैं, ये एक दूसरे की मारते ही रहते हैं बस। और सबसे नीचे वाला जो हूँ मैं हूँ, और मेरे नीचे कोई नहीं है, तो सब मिलके मेरी ही मारते हैं। बार बार मैं अपने पे क्यों बजा रहा हूँ यार। अब ये सीरीज है ही ऐसी, क्या बताऊँ। हाँ, अब 7वां पॉइंट है अपना, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी मतलब ये एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें तुम खुद से सवाल करने लग जाते हो, कहीं मैं सही जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा ड्रीम कुछ और है, और लेकिन तुम बार बार उसको डिले कर रहे हो या फेल हो जा रहे हो ड्रीम को फुलफिल करने में, तो तुम ऐसे ही खुद से सवाल करने लग जाते हो कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा ड्रीम है घूमना, ट्रैवल करना, लेकिन मैं हो नहीं पा रहा है मेरा, एक ही जगह पे फंसा हुआ हूँ। तो ऐसे ही मैं खुद से सवाल करने लग जाता हूँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। ऐसा भी टाइम आता है कि प्रोटीन पाउडर खरीदने के पैसे नहीं रहते हैं, उसमें भी सोचना पड़ता है कि यार इस महीने खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। अभी बिजली का बिल इतना आ गया है, अभी ईएमआई है, अभी ये खर्चा हो गया है, नया खर्चा आ गया है। अरे यार रहने देता हूँ इस बार। ये चक्कर में आ, ये एक तरह से लूप में फंसे हुए हैं अपन, कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट है अपना, ये मुंबई। सेकेंड सीज़न में अपने को दिखाया जाता है कि वो मुंबई जाता है प्रशांत, और उसको लगता है कि मुंबई जाके सब सेट हो जाएगा। कास्टिंग एजेंसी ज्वाइन कर लेता है, उसको लगता है कि कास्टिंग एजेंसी से डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचने का चांस हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसके एक उसको भी वहाँ पे जाके भी ना एक सिस्टर जैसा बॉस मिल जाता है, जो हमेशा अपने फेवरेट बंदे को पुश करने लग जाता है, और प्रशांत को हमेशा बैक सीट पे रखता है, और उसको जोल देता रहता है हमेशा। बोलता रहता है कि हाँ, तू अच्छा है, टैलेंटेड है, लेकिन तू ऐसा क्यों क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, बस यही। और एक और चीज़ की पोल खुलती है वहाँ पे, कि जब अ, प्रशांत को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक जगह ऑडिशन देने की, और प्रशांत और एक और बंदा रहता है, उन दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होने वाला है। मतलब उसका चांस 50% हो जाता है एक फिल्म में सेलेक्ट होने के लिए। तो बाद में पता चलता है कि वो शिशिर ही खुद बताता है, शिशिर जैसा बंदा जो उसका बॉस रहता है, वो बताता है कि देख, यहाँ पे पहले से सब कुछ फिक्स होता है, तू वहाँ जाएगा और तेरे से रीटेक पे रीटेक लेंगे, और सबसे गंदा वाला जो रीटेक होगा ना तेरा, वही को उसी को मेन टेक बना के और प्रोड्यूसर के सामने प्रेजेंट कर देंगे, और जो तेरे अपोजिट जो बंदा है उसका सबसे बेस्ट टेक लेंगे और वो प्रोड्यूसर के सामने दे देंगे। तो प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेगा जो ये लोग चाहते हैं, बड़े लोग चाहते हैं। तो इस तरह से नेपोटिज्म काम करता है उधर।
फिर प्रशांत जो है वो समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, तो वो वहाँ जाता है और हर बार अपना बेस्ट टेक देता है। पहले लड़की खड़ी होती है, लड़की अपना डायलॉग बोलती है, फिर वो फीलिंग में आके अपना डायलॉग बोलता है। फिर जो कास्टिंग वाला होता है, जो कैमरामैन होता है, वो देख लेता है कि यार ये तो बढ़िया कर रहा है, एक काम करता हूँ, इसकी लड़की की जगह लड़के को खड़े कर देता हूँ और उससे डायलॉग बुलवाता हूँ लड़की वाले। तो उसको फीलिंग आ ही नहीं पाती है प्रशांत को। फिर भी प्रशांत आँख बंद करके वापस से शुरू करता है और बोल डालता है अपने दिल की बात। फिर ये लोग रीटेक पे रीटेक करने वाले होते हैं, लेकिन वो प्रशांत समझ जाता है और बोल देता है, देख भाई, तू जितने मेरे से टेक करवा ले, मेरा यही बेस्ट टेक रहेगा। और वो चला जाता है और सेलेक्ट हो जाता है। ये है मतलब, इस तरह से काम करता है सिस्टम इनका। तभी तो मुंबई में लोग जाते तो ज़रूर हैं। उनको लगता है कि सबको, जितने भी जाते हैं ना, सबको लगता है कि मैं हीरो बनूँगा, मैं हीरो बनूँगा। हर कोई को हीरो बनना रहता है वहाँ पे जाके। हर कोई को लगता है कि एक बार मैं ऑडिशन देने जाऊँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इस चक्कर में, अरे नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अगली बार, अगली बार, अगली बार, अगली बार करते-करते 4, 5, 10 साल में निकाल देते हैं। और एक चीज़ और पता चली उसमें कि किसी को 10 साल बाद ब्रेक थ्रू मिला, किसी को 15-15 साल बाद ब्रेक थ्रू मिला। तो यार 15 साल इतनी रगड़ने के बाद तुमको कुछ मिल रहा है इसमें भी, तो ये एक तरह का स्कैम नहीं है अपने साथ? तुम्हारी लाइफ के 15 साल, 20 साल इसी में रगड़ने में निकाल दिए, स्ट्रगल ही करने में निकाल दिए। ऐसा नहीं हो सकता कोई अपन छोटा-मोटा काम पकड़ें और उसी को करते रहें, फिर ये पसंद नहीं आए, फिर दूसरा काम, कोई काम पकड़ लें, फिर वो कर लिए, ये जगह पसंद नहीं आई, यहाँ से शिफ्ट हो गए, कहीं और चले गए, एक ठो बैग रख लिए अपने पास। और यार इतना 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 तो अभी तक इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग ने क्या-क्या नोटिस किया बताना इसमें। और इसमें सेकंड सीज़न का जो बिल्कुल एंड का एपिसोड था, उसका तो क्लाइमैक्स ऐसा था कि यार भाई साहब, हिल गया था मैं तो। तुम लोग देखना ज़रूर। तब तक के लिए गुड बाय, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।